अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खता आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। 20-22 घंटे बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं आज़ाद कश्मीर में हूँ और यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं है, फिर बत्ती नहीं थी, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, फिर गया, फिर आया, फिर खराब हो गया, फिर ट्रिप कर गया, फिर कोई फ्यूज उड़ गए। तो समझ नहीं आती, जो चीजें नॉर्मल फंक्शन करनी चाहिए स्टेट्स के अंदर, रियासतों के अंदर, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही। हालांकि इनकी तनख्वाहें, इनके ब्यूरोक्रेट्स की, सरकारी मुलाजमिन की, इनकी तनख्वाहें टाइम पर जाती हैं, वो तनख्वाहें लेते हुए डकार मारते हैं, लेकिन जो नॉर्मली चीजें फंक्शन करनी चाहिए वो यहां पर फंक्शन नहीं करती। तो ये बात ध्यान में रखें कि जहां पर भी एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड गवर्नमेंटें या हुकूमतें होती हैं, वहां पर इसी तरह का एक माहौल नजर आता है कि हर शाख के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है, पता नहीं अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो एक अजीब गरीब सूरत बनाई हुई है। हालांकि आप इनके बयानियां या इनके स्टेटमेंट्स देखें ना, तो ये दुनिया भर में जाकर, इवन पाकिस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया भर में जाकर कहते हैं, ये कश्मीर के हम एम्बेसडर्स हैं, हम आजाद कश्मीर के लिए खून की पता नहीं ये कर देंगे, हम खड़े हैं उनके साथ। भाई खड़े ना हो जाओ, लेट जाओ, कम से कम इसे एक मॉडल स्टेट बनाओ। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसे एक मिसाल बनाकर दुनिया के सामने रखो कि हेल्थ केयर यहां पर स्टैंड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर स्टैंड कर रहा है, रोडें ये है, इंटरनेट ये है, सर्विस ये है, बिजली ये है। जब से जंग लगी है, यानी मोदी की तबाही निकल गई, मोदी के राफेल गिर गए, लेकिन कश्मीर में उसके बाद जो इंटरनेट डाउन हुआ था यानी फुली रिस्टोर नहीं हुआ। यहां पर जो बिजली की वोल्टेज है वो कम है। यहां पर सिग्नल्स आप हेलो हेलो करके आपका गला फट जाएगा, यानी फेफड़े आपके जवाब दे देंगे, आप हेलो हेलो कर रहे होंगे लेकिन आगे से आपको जवाब नहीं आएगा। तो ये एक अजीब गरीब सिस्टम है जो कि चल रहा है। अब नाज़रीन, एक इंटरव्यू हुआ है, ये आपके सामने रख देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं, उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है, उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की बहरहाल एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। बहुत सारी और चीजें हैं नाज़रीन जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जो इस स्टेटमेंट से जुड़ी हुई हैं, ये आपके सामने रखने लोगों से। साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये दुनिया न्यूज ने खबर छापी है जनाब, और दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक चेयरमैन कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट ने 85 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर ली है। 85 लाख रुपीज, 85 लाख रुपए तनख्वाह, 19,50,000 महाना के हिसाब से 6 माह की तनख्वाह अकाउंट में मुंतकिल हो गई है। और ये कौन से 6 माह? ये पिछले 6 माह, अगले 6 माह नहीं, पिछले 6 माह की तनख्वाह पहुंच चुकी है। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता 6 माह की तनख्वाह इकट्ठी वसूल कर दी है। तो अंदाजा लगाने की गुज़श्ता 6 माह की तनख्वाहें, यानी जब तनख्वाहें बढ़ाई गई तो पिछले 6 माह भी शामिल किए गए। इससे पहले जो इन्होंने, ये है अशराफिया, ये होता है अशराफिया का कंट्रोल। ये होता है कि जिस मुल्क के अंदर लोग बिल नहीं दे सकते, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी एक वक्त का खाना बड़ा मुश्किल खाते हैं, उस मुल्क के अंदर चेयरमैन सेनेट और कौमी असेंबली के स्पीकर 85 लाख रुपया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया वसूल कर चुके हैं। और 1 करोड़ रुपया मेरे और आपके खून से निचोड़कर इन्हें दिया गया है और इन्हें ठोंसा गया है। यानी बेगरती और बेशर्मी की इंतहा है यार, ये तुम्हारे बाप का पैसा है, किधर से लाते हो? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं देख रहा था मरियम साहब पाकपतन गई हैं, वहां पर चंद डॉक्टर्स को गिरफ्तार करवा दिया, हथकड़ियां डलवा दी हैं। एक तो मैं समझता था नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ना मुख्तलिफ प्रोफेशन हैं उनकी, वो बेशर्म है, लेकिन जितना बेशर्म पाकिस्तान का विद यू रिस्पेक्ट डॉक्टर नजर आया है, इतना और कोई नजर नहीं आया। यानी और फिर ये चूंकि मरियम साहब इस वक्त थिएटर लगा रही है ना, वो सिर्फ कहानी बना, वो पॉलिटिकल गेम में खेल रही है। मरियम नवाज की टोटल जो गवर्नेंस है वो पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर या सियासी बयानिए के ऊपर बेस करती है। उसके अंदर कोई भी पॉलिसी आपको नजर नहीं आएगी। रियासतें, हुकूमतें, स्टेट्स पॉलिसी बनाती हैं और उस पॉलिसी के तहत इदारे चलते हैं और उस पॉलिसी के तहत एहतसाब होता है। लेकिन मरियम साहब चूंकि गिमिक्स कर रही हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स कर रही हैं, कभी इस अस्पताल में छपा, कभी उस अस्पताल में छपा, ये डॉक्टर गिरफ्तार, ये एमएस गिरफ्तार, उन्हें हथकड़ियां लगाई जाती हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान का डॉक्टर कसाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकारी अस्पताल के अंदर आप जाएं, आप बीमारियां लगाकर आते हैं और ये कुत्ते की तरह पड़ते हैं, इंसानों की तरह नहीं, ये जानवरों की तरह आपकी तरफ दौड़ते हैं। चूंकि मैं खुद सरकारी इलाज करवाता हूं, मैं खुद वहां पर जाकर ट्रीटमेंट करवाता हूं, तो इनका जो रवैया होता है वो बिलीव यू ऑन मी कि इंसानों वाला रवैया नहीं होता, ये हवानों की तरह। और ये आपके ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, ये ऐसे आपको देखते हैं जैसे आप खुदा ना खास्ता को अछूते हैं। तो इनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मरियम साहबा कर रही हैं, वो एक बहुत तज़हीक इस पूरे के पूरे शोबे की जा रही है और तमाम तर डॉक्टर्स की, यानी इधर खड़े होकर अच्छा से बात कड़ियां लगा जाए। ये जो अस्पतालों वाला मामला है, ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर एक क्लियर पॉलिसी के साथ नहीं आते और उस पॉलिसी को पूरे पाकिस्तान के तमाम तरह अस्पतालों, तमाम तरह डॉक्टर्स के ऊपर राइज नहीं करते।
फिर आप ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं करवाते, चेक एंड बैलेंस नहीं करवाते, इनका मंथली या सालाना इनका कोई ना कोई ऑडिट या इनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता, फिर इन्हें सजाएं नहीं होती, फिर इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती, क्योंकि ये जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, कल को इन्होंने दोबारा से जो मुअत्तल हुए दोबारा से ऊपर आ जाएंगे और चीजें चलाते रहेंगे। अब ये जो तनख्वाहें वो अलग से बढ़ गई हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ये जो खबर है ये असल एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहे हैं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, हम इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था, और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं, और इंडिया जो कहेगा हम माने। और एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा कि हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डरा? बिलावल क्यों कह रहे हैं इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आप सब में सिर्फ क्यों हैं? आपने जंग जीती, आपने नैरेटिव जीता है, आपने एक बयानिया जीता है, हम सब के छातियां चौड़ी हैं। मैं तो किसी भी इंडियन को देखता हूं तो मेरी तो हंसी निकल जाती है, मेरा तो हंसा निकलता है, यानी सोशल मीडिया पर भी कभी किसी से बातचीत हो तो हंसा निकल जाता है कि यार तो बिल्कुल फारिग हो यार, बिल्कुल ही कोई शुक्र है 2-3 घंटे और नहीं मिले हमें, नहीं तो हो सकता है कि मैं दिल्ली में बैठा होता, इस वक्त दिल्ली में बैठा होता। तो ये अगर हमारा ये स्ट्रक्चर रहा इस जंग के अंदर, तो फिर हम क्यों सबमिसिव हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सबमिसिव है, और ये किसके बयानिया को आगे लेकर जा रहा है? अब जो अहम स्टेटमेंट बिलावल ने की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसने कहा कि जनाब एज पार्ट ऑफ द कंप्रिहेंसिव डायलॉग विद पाकिस्तान वेयर टेररिज्म इज वन ऑफ द इशू दैट वी डिस्कस, आई एम श्योर पाकिस्तान वुड नॉट बी अपोज्ड टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। बोथ लश्कर तैयबा and Jaish-e-Mohammed have been banned by Pakistan according to the National Counter-Terrorism Authority NECTA, while Hafiz Saeed is currently serving a 33-year sentence. Hafiz Saeed को सजा हुई है 33 सालों की। Bilawal added that India is refusing to comply with the certain basic elements that require। अब जो इसने स्टेटमेंट दी है वो कह रहा है कि जनाब कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए, अगर इंडिया चाहता है तो हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करने को तैयार है, और बहुत सारे लोगों को इंडिया के हवाले किया जा सकता है। हाफिज सईद के बारे में नहीं बल्कि मसूद अजहर के बारे में सवाल होता है तो बिलावल ये कहता है कि जनाब हमें नहीं पता हाफिज सईद कहां पर है, लेकिन वो बंदा अफगानिस्तान में मौजूद है। इट इज फैक्चुअली नॉट करेक्ट दैट हाफिज सईद इज अ फ्री मैन, ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। He maintained stating that the India has been unable to arrest Masood Azhar. It is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government share information that he is on Pakistani soil, we will be more happy to arrest him. But the fact is that the Indian government is not referring to them, nor any of these individuals involved in the terrorist attack and justify this war. We went to war on a lie. दिस इज ये बात इसने ठीक किया कि इंडिया ने झूठ के ऊपर जंग लड़ी, लेकिन बुनियादी तौर पर समझे इसने कहा कि जनाब जो मसूद अजहर है वो हमारे पास नहीं, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मसूद अजहर के बारे में इंडिया जो कह रहा है कि वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करवा रहा है, तो ये बिलावल हिंट ये दे रहा है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करवा रहा है। अफगानिस्तान डिनाई कर देगा, अफगानिस्तान कैटेगोरिकली मना कर देगा कि बिलावल झूठ बोल रहा है, इधर कोई मसूद अजहर नहीं, और किसी भी हम ऐसे बंदे को पनाह नहीं देते। हाफिज सईद साहब के बारे में वो ये कह रहा है कि जनाब अगर भारत सबूत इंटरनेशनली पेश करता है तो एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। आपके पास कुलभूषण यादव है, इंडियन सर्विंग जो इंटेलिजेंस है उसका एक अहम तरीन मोहरा, वो आपके पास मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर आपके DGIS प्यार साहब आकर पूरी स्क्रीन लगाकर 2-2 घंटे सबूत दिखाते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है, बल्कि जो ग्रुप ऑपरेट कर रहा है उन्हें हम फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं।
کہ انڈیا پاکستان کے اندر یہ ان کے اور ان کے سلیپر سیلز پاکستان کے اندر موجود ہیں، پھر ہم کیوں سبمسو ہیں؟ ہم کیوں بیک فٹ پر جا رہے ہیں؟ ہم کیوں بیک کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، انڈیا ہمارے ساتھ بات چیت کرے؟ ہم یہ کر لیں گے. وی شوڈ بی ڈیمانڈنگ. ہمیں اب کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ نام نہیں، یہ جو انڈین ہیجمانی ہے، انڈین بدماشی ہے سارے خطے کے اندر، یہ ہم قبول نہیں کریں گے اور ہم منظور نہیں کریں گے. حافظ سعید کو ریاست نے، پاکستانی اسٹیٹ نے سزا دی ہوئی ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، وہ ریاستی اداروں کی کسٹڈی میں ہے، وہ نہیں آپریٹ کر سکتا. مسعود اظہر کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہے، لیکن آپ کا ملٹری کا ایک اہم ترین آفیشل میجر گورو آریہ وہاں کی ٹیلی ویژن اسکرین پرائم نیوز پر بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے، تھریٹ کرتا ہے. اجیت دوول نے باقاعدہ سے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر مار رہے ہیں. فٹ پرنٹ موجود ہے کہ رو نے آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر کارروائیاں کروائی ہیں اور لوگوں کو مروایا ہے. یہ فٹ پرنٹ موجود ہے اور یہ ایویڈنس موجود ہے. لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حافظ سعید صاحب کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک شفٹ ہے ناظرین، تھوڑا تھوڑا ایک پازیٹیو شفٹ ہے انڈیا کی طرف اور اسرائیل کی طرف، جو کہ سمجھ سے باہر ہے. ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، یہ سٹیٹمنٹ جنید اکبر صاحب کا انکشاف ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. مریم نواز نے بھی علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بھی نہیں مانیں گی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے بھی علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات کروانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بھی نہیں مانیں گی. تو مریم نواز گنڈاپور کی ملاقات عمران خان سے کروانا چاہ رہی تھی، لیکن مریم صاحبہ کی نہیں مانیں گی، اور یہ ساری چیزیں چلی ہیں. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.